एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्क्रीन के ऊपर 10 आउटपुट आ जाएगी। अब क्योंकि 10 आउटपुट आ गई तो दिमाग का दही इसने कर दिया। क्यों कर दिया दिमाग का दही? ध्यान से सुनना। अब जरा मुझे बेस क्लास में देख के बताओ, ये डेटा मेंबर इंस्टेंस है या स्टैटिक? बोलो। इंस्टेंस इंस्टेंस है, इसके पीछे स्टैटिक कीवर्ड हमने लगा नहीं रखा, तो ये कैसा डेटा मेंबर हो गया? बिल्कुल सही जवाब है ना, पक्की बात है। इंस्टेंस डाटा मेंबर है, मानते हो सारे? दिख रहा है हमें अच्छे से। और इंस्टेंस डाटा मेंबर बिना ऑब्जेक्ट के तो क्रिएट हो नहीं सकते, ये भी श्योर है, डेड श्योर है, क्योंकि इंस्टेंस डाटा मेंबर पैदा ही कब होते हैं बेटे? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब ये पैदा हुआ है और इसकी आउटपुट आ रही है, तो अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये किसके ऑब्जेक्ट से पैदा हुआ है, पेरेंट के या चाइल्ड के? जरा सोच के बताओ, क्योंकि आया तो ये ऑब्जेक्ट सही है, इतना तो हम जान चुके हैं कि इंस्टेंस डाटा मेंबर बिना ऑब्जेक्ट बनाए बेटा मेमोरी में नहीं आ सकते। तो बताइए, क्या ये पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से मेमोरी में आया या ये चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर आया? चाइल्ड क्लास में। अगर आप चाइल्ड कहते हैं तो इसका मतलब एक्स इनहाइट होकर चाइल्ड में आ चुका है। नो सर, यानी कि प्राइवेट इनहाइट हो गया सर। बेस से ही आया, बेस से ही आया, यानी कि बेस का ऑब्जेक्ट बना होगा। यस सर, बना और बेटा होगा। अभी एक सेकंड पहले मैं रूल पढ़ाया था, इनहेरिटेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनने पे बेस का कभी बनता ही नहीं। हंस गए मियां मुरारी लाल, हंस गए। अगर आप इसे चाइल्ड से कहते हो तो इसका मतलब है प्राइवेट इनहेरिट होना चाहिए, तभी वो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से क्रिएट होगा, तो फिर का मतलब तो प्राइवेट इनहेरिट हो गया। आपकी ये बात गलत हो गई कि प्राइवेट इनहेरिट नहीं होते। अगर आप ये कहते हो कि ये बेस के ऑब्जेक्ट से क्रिएट हुआ है, अरे बेस का तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बना बेटा इनहेरिटेंस में, आपने एक्सप्लिसिटली बनाया नहीं, इम्प्लिसिटली ये बनता नहीं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनने पे। अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको पढ़ाया। तो यार ये आया कैसे मेमोरी में? और ये भी श्योर है मेमोरी में आया तभी तो वैल्यू प्रिंट हो रही है, नहीं तो वैल्यू भी प्रिंट नहीं होती बेटा। है ना कहानी में ट्विस्ट? दोनों तरफ से आपको हराने की कोशिश करेगा इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेगा बेटे, दोनों तरफ से। आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? तो आखिरकार क्योंकि ये मेमोरी में तो आया, क्योंकि प्रिंट हो रही है वैल्यू, क्योंकि मेमोरी में जब तक नहीं आएगा तब तक मेरे बच्चों वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। अब अगर मेमोरी में आया है तो किसके ऑब्जेक्ट से? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि इस समय मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बन रहा है देख सकते हो? सिर्फ चाइल्ड का। तो नो डाउट बेटे जी, ये चाइल्ड के ऑब्जेक्ट बनने से ही मेमोरी में आया है। इसका मतलब है ये प्राइवेट भी नीचे इनहेरिट होते हैं। यस बेटे, प्राइवेट भी नीचे आते हैं, बट चाइल्ड उन्हें डायरेक्ट डॉट लगा के एक्सेस नहीं कर सकता। ये बिल्कुल इनहेरिट होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि दे आर नॉट इनहेरिटेड। बट देखो कॉन्सेप्ट और उसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत फर्क आ जाता है, बहुत फर्क है। ये प्राइवेट बाकायदा नीचे इनहेरिट होके आएगा, मगर चाइल्ड के पास होने के बावजूद भी चाइल्ड इसे डायरेक्ट एक्सेस डॉट लगा के नहीं कर सकता। ठीक, तो उसके लिए तो नीचे आना ना आना एक ही बराबर है, क्योंकि वो यूज तो कर ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं ना, हाथ आया मुंह को ना लगा, बस बिल्कुल वही वाली कहानी है। तो जब पेरेंट की प्राइवेट चीजें चाइल्ड में अगर आ भी गई और चाइल्ड उन्हें डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, तो उसके लिए आना ना आना एक ही बराबर है। बट आप किसी से लड़ेंगे नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे, माना यही जाता है कि प्राइवेट चीजें इनहेरिट नहीं होती, क्योंकि चाइल्ड उन्हें एक्सेस तो कर नहीं सकता। बट वो एक कॉन्सेप्ट है, इंप्लीमेंटेशन लेवल पे जब चाहते हैं तो चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। बट कॉन्सेप्ट भी गलत नहीं है, क्योंकि चाइल्ड एक्सेस तो कर नहीं पा रहा। जब एक्सेस नहीं कर पा रहा तो सब लोग यही कहते हैं कि प्राइवेट इनहेरिटेड नहीं होते, और हम भी यही मानेंगे। हम किसी से आर्ग्यू नहीं करेंगे, कहीं लड़ने भिड़ने बैठ जाओ तो ही तो प्राइवेट तो आते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना है। बिल्कुल यही कंसिडर करके चलना है कि प्राइवेट चीजें इनहेरिट नहीं होती। वो ठीक है कि मैं तुम्हें डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट के इंप्लीमेंटेशन लेवल पे जाके बता रहा हूं, और कोई ज्यादा छोड़ा हो तो इससे पूछ लेना, भाई एक्स पैदा किससे हो रहा है हमें बता दे। तो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि प्राइवेट चीजें बकायदा चाइल्ड में ही आती है बेटे, उन्हें चाइल्ड के मेमोरी एरियाज में ही मेमोरी मिलती है, पर चाइल्ड उन्हें डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। जिसका एक प्यारा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई देखो, अभी तक आप पापा के घर में रहते थे, अब पापा बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए, तो पापा ने सोचा चलो ये मकान अपने बेटे के नाम करते देता हूं अपने रहते रहते। तो पापा ने वो मकान आपके नाम कर दिया, ठीक है। तो अब पापा आपके घर में रहने लगे,
पापा आपके घर में रहने लगे, बट पापा की एक कार है जो पापा ने अभी भी प्राइवेट रखी है। कहा बेटे तू कार को हाथ नहीं लगाएगा, कार मेरी अभी भी प्राइवेट है, भले ही घर मैंने तेरे नाम कर दिया, तू मेरी कार में बैठ के नहीं जा सकता, हाँ जब मैं चलाऊंगा तब तू बैठ सकता है। तो अब कार खड़ी तो आप ही के घर में है, क्योंकि घर तो आपके नाम हो चुका है, बट आप उसे छू भी नहीं सकते क्योंकि वो पापा की अभी भी प्राइवेट है, भले ही आपके घर में खड़ी हो। हाँ पापा चलाएंगे तो आप उसमें बैठ सकते हो। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। ये एक्स वही कार है, चाइल्ड के घर में तो आ गई है, खड़ी है, बट चाइल्ड उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, वाया पेरेंट ही एक्सेस कर सकता है। बस ये कार वाला एग्जांपल याद रखना बेटे कि पापा की कार है, घर भले ही आपके नाम हो गया और कार भले ही अब आपके घर में है, बट आप उसे छू नहीं सकते क्योंकि वो अभी भी पापा की प्राइवेट है। अरे बेटा छू मत दियो, नहीं चला सकता तू, भले ही घर मैंने तेरे नाम कर दिया। तो कार नहीं करी, तो बस ये एक्स आ गया चाइल्ड के अंदर, पर चाइल्ड उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, वाया पेरेंट ही एक्सेस कर सकता है। इसलिए प्राइवेट चीजें आती तो हैं, बट डायरेक्ट चाइल्ड उन्हें एक्सेस नहीं कर पाता है। और ये पैदा भी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से ही हुआ है, क्योंकि बेटे इनहेरिटेंस में पेरेंट का ऑब्जेक्ट तो बनता ही नहीं है। दैट इज द पॉइंट। बट अगेन आई रिपीट, आप किसी से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप किसी से कोई फाइट नहीं करेंगे, तेरी तो प्राइवेट आते हैं, बिल्कुल भिड़ने की जरूरत नहीं है। आप ऊप्स के अगेंस्ट जाएंगे, ऊप्स यही कहता है प्राइवेट इनहेरिट नहीं होते और हम भी यही मानेंगे, ठीक है। बट हाँ कोई ज्यादा छोड़ा हो रहा हो तो उसे इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ले जाके ये चीज समझाई जा सकती है कि भाई देख आते तो हैं, बट चाइल्ड उन्हें डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन ये बिल्कुल लास्ट में बोलोगे जब वो बिल्कुल लड़ने लगे, वरना आप उस बिल्कुल एग्री करोगे यस प्राइवेट थिंग्स आर नेवर इनहेरिटेड इन अ चाइल्ड क्लास। हम वी डू एक्सेप्ट इट, हम इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्राइवेट की कहानी, जो अभी हम आपको प्रैक्टिकल भी ये चीज कराएंगे। अभी तो मैं आपको अच्छे से समझा दूं, जब सारे प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा तो ये चीज मैं आपको रन करके भी अच्छे से समझाऊंगा। गॉट इट। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी इनहेरिटेंस। अब मैं आपको इनहेरिटेंस 3 तरीके से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले डेटा मेंबर्स इनहेरिटेंस, जब पेरेंट के डाटा मेंबर चाइल्ड में इनहेरिटेड होके आते हैं तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं ये समझाऊंगा। जब डेटा मेंबर्स आपको सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मेंबर फंक्शंस इन इनहेरिटेंस। जब मेंबर फंक्शंस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको समझ में आ जाएंगे, फिर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। पेरेंट के पास चौथी कोई चीज ही नहीं होती बेटे, पेरेंट क्लास के पास यही 3 चीजें होती हैं, डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस एंड कंस्ट्रक्टर। तो चलिए वन बाय वन इन तीनों को बहुत डिटेल में पढ़ाई करते हैं, ठीक। सो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा मेंबर्स को लेके। तो चलिए एक सुंदर सा हेडिंग डालिए, डेटा मेंबर्स इन इनहेरिटेंस। मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई बेटे, उसमें एक एक्स वेरिएबल लिया और उसमें डाल दिया 50। तो सिर्फ डाटा मेंबर से रिलेटेड रूल पढ़ रहे हैं, तो अभी सिर्फ हम डाटा मेंबर ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब नाउ मेक अ चाइल्ड क्लास ऑफ इट, इसकी चाइल्ड बनाते हैं बेटे, लेट्स मेक अ चाइल्ड ऑफ इट। ठीक है, लीजिए बेटे, मैंने चाइल्ड के अंदर भी एक एक्स नाम का डेटा मेंबर डिफाइन कर दिया। तो यहां पे आया आज ऊप्स का तीसरा रूल। मैंने आपको कहा था ऊप्स के आपको मैं 7 मेजर रूल्स पढ़ाऊंगा और आज उसमें से हम तीसरे को कंसीडर करने जा रहे हैं। मैं रिवाइज कराता हूं, पहला मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले
डेटा शेडोइंग, फिर मैंने आपको पढ़ाया फंक्शन ओवरलोडिंग, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा रूल। लिखिए जल्दी से कि व्हेनेवर अ पेरेंट क्लास whenever a parent class and a child class whenever a parent class and a child class both are having a whenever a parent class and a child class both are having the same data members, whenever a parent class and a child class both are having the same data members, then this concept is known as data hiding. Then this concept is known as data hiding. याद रखना बेटे, डेटा ओवरराइडिंग कभी नहीं होती है, हमेशा डेटा हाइडिंग होती है। हमने पेरेंट और चाइल्ड के अंदर डिट्टो सेम डेटा मेंबर बना दिए हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डेटा हाइडिंग हमने कर दी। गॉट इट? अब मैं अपनी इसी चाइल्ड क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाता हूं, void show. Then I said SOPX. And now let's make a main function in it. इसमें बेटे मेन बना देते हैं। और मेन के अंदर क्रिएट करते हैं हम चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट, चाइल्ड सी चाइल्ड सी डॉट शो। तो अब जैसे ही शो फंक्शन चलेगा, सो आप मुझे बताइए क्या x की वैल्यू प्रिंट होने पर 20 प्रिंट होना चाहिए या 50 प्रिंट होना? क्या क्या सर 20। और कोई ओपिनियन किसी का? 20 आना चाहिए या मेरे बच्चों 50 आना चाहिए? सर 20। चलिए, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल 100% 20 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से पहले पढ़ा चुका हूं, प्रायोरिटी गोज टू अ लोकल वेरिएबल्स। प्रायोरिटी हमेशा किसको मिलती है बेटे? लोकल वेरिएबल्स को मिलती है। तो जब ये शो एक्स चलेगा, पहले ये इसे अपनी क्लास में सर्च करेगा, अपनी क्लास में मिल गया तो उसको प्रिंट करा देगा 100%। ठीक है, लेकिन जावा ये कहता है कि अगर चाइल्ड ने पेरेंट के डेटा मेंबर को, अगर चाइल्ड ने पेरेंट के डेटा मेंबर्स को हाइड कर दिया है, तो स्टिल पेरेंट के डेटा मेंबर्स को आप चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक प्यारा सा कीवर्ड दिया गया है, दैट इज कॉल्ड सुपर, super.x। ठीक है, तो अगर आप सुपर कीवर्ड से एक्सेस करते हैं एक्स को, तो ये पेरेंट वाला प्रिंट कर देगा। तो चाइल्ड डॉट शो सी डॉट शो चलेगा मेन के अंदर से, शो के अंदर से पहले ये x20 प्रिंट करेगा और सुपर किसका प्रिंट कर देगा? पेरेंट वाला। ठीक है बेटा जी। सो जब भी चाइल्ड पेरेंट के डेटा मेंबर को अगर हाइड कर देता है, तो चाइल्ड के अंदर स्टिल पेरेंट के डाटा मेंबर को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप सुपर कीवर्ड से बड़ी खूबसूरती से उसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, और ये बढ़िया चल।
ठीक है, अब इतना तो सभी पढ़ाते हैं सुपर में, ये तो यार किताब में भी लिखा है, एवरीबडी नोस। अगर इतना भी हमने पढ़ाया तो फिर हमारे 24 साल का एक्सपीरियंस का क्या फायदा हुआ जावा पढ़ाने का। ठीक, अब हम सुपर के बारे में वो कहानी सुनाएंगे जो नहीं मालूम, जो किसी को बुक्स में भी लिखी हुई नहीं मिलेगी, उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक, मैंने आप बच्चों को जब दिस कीवर्ड पढ़ाया था तो एक बड़ा खूबसूरत रूल जावा में बताया था कि आप जब भी कहीं पर भी इंस्टेंस डाटा मेंबर्स को यूज होते हुए देखेंगे तो आप उसके पीछे रेफरेंस आईडी डॉट जरूर सर्च करेंगे, क्योंकि इंस्टेंस डाटा मेंबर बिना रेफरेंस आईडी डॉट के कभी भी एक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो एक्स है ये पेरेंट का इंस्टेंस डाटा मेंबर है, तो ये बिना रेफरेंस आईडी डॉट के तो कभी एक्सेस हो ही नहीं सकता। गॉट इट? सो इसका मतलब सुपर में कोई ना कोई रेफरेंस आईडी जरूर है, क्योंकि ये तो तय है भाई। मैं जानना चाहता हूं सुपर के अंदर है क्या, ये पेरेंट के डाटा मेंबर को एक्सेस कैसे करता है, मुझे रटाना नहीं है आपको भाई, नहीं तो बुक्स में भी लिखा हुआ है, सारी दुनिया इतना ही पढ़ाएगी आपको, बट हाउ इंटरनली सुपर वर्क्स नोबडी नोस। और मैं रटने नहीं दूंगा भाई, इंस्टेंस डाटा मेंबर है, मेरी भी नॉलेज जो बड़ी है वो ऐसे ही बड़ी है बेटे। मैं कहीं पर भी जावा के प्रोग्राम में इंस्टेंस डाटा मेंबर यूज होते हुए देखता हूं तो उसके पीछे सर्च करता हूं रेफरेंस आईडी आना चाहिए। तो एक्स मैंने देखा पेरेंट का इंस्टेंस डाटा मेंबर है, तो ये बिना रेफरेंस आईडी डॉट के तो एक्सेस हो नहीं सकता, इसका मतलब सुपर के अंदर कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए। लेकिन सुपर में किसका रेफरेंस होगा, पेरेंट क्लास का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनहेरिटेंस में पेरेंट का ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिटली तो बनता नहीं जब तक कि आप उसे अलग से क्रिएट ना करें। तो क्या चाइल्ड का होगा, चाइल्ड का तो ऑलरेडी इसमें दिस में मौजूद है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपने किया होगा ना, सी अंदर गया होगा, दिस में कैच हुआ होगा, इस एक्स के पीछे बाय डिफॉल्ट क्या लगा होगा, दिस ही लगा होगा, और वही चीज अगर सुपर में डाल देंगे तो फिर तो ये अपना वाला एक्सपेंड कर लेगा भाई। अगर दिस वाला ही रेफरेंस इसमें डाल देंगे तो फिर दोनों ही केस में 20 आना चाहिए। इसका मतलब ना तो इसके अंदर चाइल्ड का रेफरेंस है ना ही इसके अंदर पेरेंट का रेफरेंस है। अबे तो यार इसमें है क्या, क्या है इसके अंदर, और ये कैसे पेरेंट के डाटा मेंबर को एक्सेस कर रहा है, दैट इज माय पॉइंट। नहीं तो कर तो रहा है बेटा प्रोग्राम, तो मैं आपको भी सारे रन करके दिखाऊंगा ही अच्छे से, चल तो जाएंगे ये सारे प्रोग्राम। ठीक, लेट्स चेक इट आउट, इस बारे में बातें करते हैं। और इसके लिए मैंने थोड़ी सी सबसे पहले R&D करी। क्या R&D करी, मैंने सोचा एक काम करता हूं, मैं दिस को प्रिंट करा के देखता हूं। याद है मैंने आपको सुपर को दिस को भी प्रिंट कराया था, इन अ सिमिलर मैनर आई थॉट कि मैं सुपर को प्रिंट कराता हूं। SOP सुपर, जस्ट ट्राई टू प्रिंट इट। तो ये कुछ तो प्रिंट करेगा, जैसे हमने जब दिस को प्रिंट कराया था तो करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस आईडी को प्रिंट कर देता है, रेफरेंस आईडी प्रिंट नहीं होता, उसको मैप करने वाली एक स्ट्रिंग प्रिंट होती है, ये मैं लिखवा चुका हूं। उसमें एक क्लास का नाम आता है, ऐड सिंबल आता है, और एक अल्फा न्यूमेरिक कोड आता है जो ऑब्जेक्ट के हैश कोड का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। गॉट इट? सो अब हमने जैसे ही सुपर को प्रिंट कराने की कोशिश करी, जावा ने हमें कंपाइलेशन एरर दी। जावा सुपर को प्रिंट नहीं करने देता, जस्ट लाइक दिस, यू कैन नॉट प्रिंट अ सुपर। तो आखिरकार सुपर में यार होता क्या है, ऐसे क्या इसके अंदर खजाने छुपे हुए हैं जो ये सुपर को प्रिंट भी नहीं करा रहा है। तो कुछ तो है भाई, अब तो ढूंढ निकालेंगे। ठीक, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, R&D करी। क्या किया मैंने, काम किया, मैंने डेटा शेडोइंग नहीं करी। शेडोइंग कह रहा हूं बेटा, डेटा हाइडिंग नहीं करी, सॉरी। मैंने चाइल्ड में एक y डिफाइन कर दिया, उसमें वैल्यू डाल दी 20, एंड आई सिंपली से SOP y। और जब डेटा हाइडिंग हुई नहीं तो आप पेरेंट के डेटा मेंबर को चाइल्ड में डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, सुपर लगाने की कोई जरूरत नहीं। और मैंने अब सुपर लगाया, क्योंकि सब लोग सुपर अक्सर तभी पढ़ाते हैं जब डेटा हाइडिंग हो जाती है। जब पेरेंट और चाइल्ड के अंदर सेम डाटा मेंबर होते हैं तभी सब लोग सुपर डिस्कस करते हैं,
मैंने डेटा हाइडिंग नहीं करी, तब भी मैंने सुपर लगा के पेरेंट को डेटा मेंबर के एक्सेस करने की कोशिश करी, पेरेंट के डेटा मेंबर को चाइल्ड में, और ये सक्सेसफुली चल गया। तो यहां से एक बड़ी शानदार सी चीज हमें पता लगी कि पेरेंट के सारे डेटा मेंबर चाइल्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट सुपर से ही एक्सेस होते हैं। ठीक, या तो आप लगा दो, नहीं तो ये काम कंपाइलर कर देता है। गॉट इट? देखो मैंने सुपर लगाया, कोई एरर नहीं आई है। आप नहीं लगाते तो ये लाइन सुपर कंपाइलर लगा देता। लेकिन हाँ, अगर डेटा हाइडिंग हो जाती है तो सुपर लगाना मैंडेटरी होता है। जैसे मैंने सिखाया था कि डेटा शेडोइंग करोगे तो फिर दिस लगाना जरूरी है, नहीं करते हैं तो आप लगा दो तो भी ठीक, नहीं तो कंपाइलर लगा देता है। इन अ सिमिलर मैनर देख लो, आपके सामने मैंने डेटा शेडोइंग नहीं करी, उसके बावजूद भी मैं सुपर लगा के एक्स को एक्सेस कर रहा था। तो अगर सुपर केवल और केवल डेटा हाइडिंग के लिए बना होता, केवल और केवल डेटा हाइडिंग के लिए, तो फिर यहाँ एरर आ जाती। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसने प्रॉपरली पेरेंट के डाटा मेंबर को प्रिंट करा दिया। तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट के सारे डेटा मेंबर्स किसके थ्रू एक्सेस होते हैं? सुपर के ही थ्रू एक्सेस होते हैं। ठीक है, सो अब सुनो ध्यान से, अब ये काम हुआ कैसे? अभी भी ये नहीं पता लगा हमें कि सुपर के अंदर है क्या। अभी तो सिर्फ हमें ये पता लग गया है कि हाँ, पेरेंट के जब डेटा मेंबर्स को चाइल्ड में एक्सेस किया जाता है तो इनके पीछे सुपर लगा दिया जाता है। या तो आप लगा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं तो कंपाइलर अटैच कर देगा। ठीक, और अगर आपने डेटा हाइडिंग कर दी है फिर तो आपको सुपर लगाना मैंडेटरी है, वरना प्रायोरिटी किसको मिल जाती है? प्रायोरिटी ही लोकल को देती है। लेकिन इस सुपर के अंदर है क्या, ये अभी नहीं पता लगा है। अब सुपर के अंदर है क्या, इसको समझाने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी समझाएंगे, कहानी सुनाएंगे। बस हमारी इस कहानी को याद रखना, आप कभी नहीं भूलेंगे सुपर की वर्किंग। ठीक है जनाब, कहानी कुछ इस तरह से है, जरा ध्यान से सुनिए। एक थी मम्मी और एक थे पापा। एक थी मम्मी, एक थे पापा, और उनका एक होनहार लड़का आईआईटीएन। आईआईटीएन भाई तो होनहार होगा, डेफिनेटली होगा। 5 लाख रुपए महीना उसकी सैलरी। ठीक, एक मम्मी, ठीक, सो एक थी मम्मी, एक थे पापा, और उनका एक होनहार लड़का आईआईटीएन, जिसकी सैलरी कितनी थी? उसकी सैलरी थी 5 लाख रुपीस पर मंथ। बढ़िया जिंदगी चल रही थी, हंसी खुशी, सब कुछ बढ़िया। 5 लाख रुपए सैलरी हो तो बड़े आराम से जिंदगी अच्छी जी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा। बट एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उसके मम्मी पापा अपने घर में गार्डन में बैठे थे और दोनों ने कुल्हाड़ी उठाई और अपने अपने पांव पे मार डाला। ठीक, दोनों ने कुल्हाड़ी उठाई और अपने अपने पांव पे मार डाला। तो क्या किया एक्चुअली में? बेटे की शादी तय कर। तो शादी तय करना मतलब कुल्हाड़ी पैर पे मार लेना, सीधी सी बात है। अच्छी खासी जिंदगी का अपना बैंड बजवाना शुरू कर दिया भाई, और बेटे की शादी कर दी। अब बहू रानी घर में आ गई साहब, बहू रानी घर में आ गई, चलो बढ़िया सर। अब बहू रानी इंडिया में घर में आए और सीरियल ना चले, क्योंकि मैं भी कभी सास थी बहू थी, जो भी सीरियल था व्हाटएवर, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे देश में कोई ऐसा घर नहीं है जहां सास और बहू की डिशुम डिशुम ना होती। हमारे देश में साफ साफ कहा जाता है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और सास कभी मां नहीं बन सकती। मैं स्पेशली भारत देश की बात कर रहा हूं, बहू रानी आती नहीं, दोनों में डिशुम डिशुम शुरू हो जाती। बस अब बेचारा लड़का, दोनों में डिशुम डिशुम शुरू हो गई। अब वो शाम को ऑफिस से वापस आए,
आते ही पहले उसकी माँ पकड़ ले तेरी बहू चुड़ैल, फिर बहू पकड़ ले तेरी माँ चुड़ैल। वो बेचारा तो दुखी हो, वो बेचारा तो दुखी हो गया, भाई क्या करूं क्या करूं। ठीक है भाई, तो बड़ा परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि भाई आत्महत्या की कगार पे आ गया, बेचारा दुखी हो गया। कोई उसके बारे में सोचता ही नहीं था, सब अपने अपने सोचे जाए। अगर वो माँ की तरफ ज्यादा झुक जाए तो माँ का लाडला, अगर वो बीवी की तरफ थोड़ा सा फेवर ले ले तो जोरू का गुलाम। उसको तो दोनों तरफ से बैंड बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं तबले की तरह, धम 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 धम। बेचारा दिन रात ऑफिस में काम करे, ऑफिस वाले कम खून पीते हैं, बिजनेस दो बिजनेस दो बिजनेस दो। ऊपर आके कोई पानी तो उसे पूछता नहीं है, ऊपर से सास बहू के झगड़े और निपटाए जा रहे, बहुत टेंशन में आ गई। तो उसका एक होनहार दोस्त था मेरे जैसा, बहुत ही इंटेलिजेंट। उसने उसे एक सलाह दी, भाई एक काम कर, अलग रहना शुरू कर दे, साथ रहेगा तो ये डिशम डिशम होती रहेगी। अब सुनते जाना, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। तो उसने मेरा आइडिया अच्छा लग गया, उसने जाके अपने पिताजी को फरमान सुना दिया, भाई मैं तो अलग रहूंगा, मेरे बस की रोज ये डिशुम डिशुम सहना नहीं है। तुम दोनों दिन भर काम करो, रात को आके इनके झगड़े निपटाते फिरो, बस यही काम करते फिरो, पानी कोई पूछता नहीं है। चलिए साहब, तो जैसे उसने ये फरमान सुनाया, माता जी पिताजी थोड़े से परेशान हो गए, भाई हमारा एक लौता लड़का है, यही हमसे दूर रहेगा तो क्या फायदा। तो पिताजी ने उसे सजेशन किया, ठीक है तेरे को अलग रहना, एक काम कर, तू इसी घर में फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो जा और हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रह लेते हैं, खाना पीना अलग कर लेते हैं। तो उसे पिताजी का यह आइडिया जम गया, जिससे वो पिताजी माताजी के सामने भी रहेगा और ये डिशुम डिशुम भी नहीं है। ठीक है, बेटा बेचारा फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गया, खाना पीना अलग हो गया, माँ बाप ग्राउंड फ्लोर पे रह गए। ठीक साहब, अब बहू रानी कभी नीचे नहीं जाती, सासू माता कभी ऊपर नहीं आती, तो झगड़े थोड़े से कम हो। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो हमारी बहू रानी थी, ये थोड़ा सा मॉडर्न जमाने की थी। इन्हें पिज्जा खाने का बड़ा शौक था, तो इन्होंने पिज्जा हट फोन लगाया और बोली, पिज्जा वाले भैया जरा पिज्जा पहुंचा दो। तो पिज्जा वाला भैया बोला, बहन जी तनिक एड्रेस तो बता दो। अब कृपया गौर फरमाइएगा, बहू रानी एड्रेस बता रही है। उन्होंने कहा सेक्टर 3 के अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर, मकान नंबर 30 के अंदर पिज्जा पहुंचा देना। क्या बोला मैंने? सेक्टर 3 में एफ ब्लॉक के अंदर, सेक्टर 3 में एफ ब्लॉक के अंदर मकान नंबर 30 पे पहुंचा देना, फर्स्ट फ्लोर पे देके जाना। यानी कि क्या? फर्स्ट फ्लोर पे देके जाना, नहीं तो सास खा जाएगी। गॉट इट? पिज्जा वाला आया, पिज्जा डिलीवरी करके जैसे ही जा रहा था, सासू माता ने देख लिया। सासू माता ने कहा, अच्छा ये पिज्जा खाती है तो मैं भी कुछ मंगा के खाऊंगी, मैं भी रीस जरूर करूंगी। गॉट इट? तो सासू माता को समोसे बहुत पसंद थे, उन्होंने लगाया हलवाई को फोन और हलवाई वाले से बोला, हलवाई वाले भैया तनिक जरा समोसे तो पहुंचा दो। तो हलवाई वाले भैया बोले, माता जी तनिक एड्रेस तो बता दो। तो बताइए माता जी एड्रेस क्या बताएंगी, किसने नोट किया? बोलो जरा एड्रेस। ग्राउंड फ्लोर सर। पूरा एड्रेस, च्यवनप्राश के चौथे चाचा। 3F ब्लॉक 30। सेक्टर 3 एफ ब्लॉक, मकान नंबर 30। तो पूरा एड्रेस सेम है कि नहीं? पूरा एड्रेस सेम है, बस वो क्या कहेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे देख के चला जा। तो पूरा घर तो एक ही था, पर उसे 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, फर्स्ट फ्लोर एंड द ग्राउंड फ्लोर। पूरे घर का एड्रेस तो एक ही है ना, एम आई राइट? अब दिल्ली जैसे शहर में अगर आप रहते हैं, तो दिल्ली में जब लोगों के पास पूरा मकान होना नॉर्मली कम ही लोगों की कैसी किस्मत होती है, अदरवाइज सब लोग फ्लोर वाइज घर खरीद लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे कोई रहता है, सेकंड फ्लोर पे कोई रहता है, थर्ड फ्लोर पे कोई रहता है। दैट्स इट, दिल्ली में सब फ्लोर वाइज रहते हैं। ठीक सा, और जिसके पास सारे फ्लोर होते हैं तो भैया वो काम नहीं करता, वो सिर्फ किराया खा के डकार मारता है और कुछ नहीं करता। ठीक, बिल्कुल ऐसी ही कुछ कहानी। पूरे घर का एड्रेस तो हमेशा सेम रहेगा ना, सिर्फ वो डिफरेंशिएट किससे होगा, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर से, जिसमें एक पेरेंट का सेक्शन हो गया और एक चाइल्ड का सेक्शन होगा। डिफरेंशिएट किससे हुआ, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर से। बस द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर।
जरा देखे कहानी। मैंने भी आपको समझाया, अगर मैं कर देता हूं डेटा हाइडिंग, जो कि मैंने कर दी है, x इज इक्वल टू, आई सेड यहां पे 20, और फिर से मैं लिख देता हूं एसओपी में x को प्रिंट करा देता हूं। ठीक है। मैंने आपको बड़े अच्छे से अभी आज क्लास के शुरुआत में बताया कि पेरेंट के सारे डेटा मेंबर्स को चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के अंदर ही मेमोरी मिलती है। और देखो ये दोनों एक्स प्रिंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों को मेमोरी मिली है, और दोनों को पेरेंट के डिब्बे के अंदर ही मिली होगी, चाइल्ड के डिब्बे के अंदर, क्योंकि पेरेंट का तो ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। ये रही हमारे पास चाइल्ड ऑब्जेक्ट पेज, और इस पूरे के पूरे डब्बे का रेफरेंस हमारे पास मौजूद है। आप जानते हैं C1 क्या, C यूज किया हमने, C1 यूज किया, C यूज किया। तो इस पूरे डब्बे का रेफरेंस हमारे पास है C क्या। ठीक है बेटा। अब इसी के अंदर दोनों x पैदा हुए, x इज इक्वल टू 50 भी इसी में है, और x इज इक्वल टू 20 भी इसी में है। तो बताइए भाई चाइल्ड कैसे रिकॉग्नाइज करे, दोनों x एक ही डब्बे में पड़े हैं, इनमें से मेरा वाला x कौन सा, ये चाइल्ड को कैसे पता लगेगा भाई कौन सा चाइल्ड का x है कौन, क्योंकि दोनों को मेमोरी एक ही डब्बे में मिलनी है। तो या तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, दोनों एक ही जगह x हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करेगा। तो ये लोग क्या करते हैं इंटरनली, जो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होता है उसके दो सेक्शन बना देते हैं, एक पेरेंट का सेक्शन हो जाता है और एक चाइल्ड का सेक्शन हो जाता है। गॉट इट? ठीक। और पेरेंट वाला जो सेक्शन है उतने हिस्से का रेफरेंस ये डाल देते हैं सुपर के अंदर। दैट्स इट। इसीलिए ये सुपर को प्रिंट नहीं कराते हैं, क्योंकि सुपर के अंदर कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरे डब्बे के अंदर के पोर्शन का रेफरेंस है भाई। तो इसको प्रिंट कराने का कोई फायदा ही नहीं, इससे कोई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए जब भी वो पेरेंट के डाटा नंबर को चाइल्ड में एक्सेस करते हैं तो सुपर उसके पीछे लगा देते हैं, जिससे कि वो पूरे ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर पोर्शन का रेफरेंस उसमें आ जाता है विद सम एक्स्ट्रा फीचर, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आप दिस लगाओगे तो वो अपने सेक्शन से सीधा उठा लाता है, सुपर लगाओगे तो पेरेंट वाले से। है पूरा एक ऑब्जेक्ट, पूरे डब्बे का रेफरेंस किसमें है, सी के अंदर। इसमें एक पेरेंट का सेक्शन है और एक चाइल्ड का सेक्शन है। तो इसे अगर हम C1 बना दें तो ज्यादा अच्छा है, कहीं आप कंफ्यूज ऐसे होती है। और ये चीज मैं अभी साबित करके दिखाऊंगा कि चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट बनता है उसके दो सेक्शन बनते हैं। ठीक है, आती है हमारी बात समझ में। ऐसे कहानी होती है। सोचो अगर ये सुपर को प्रिंट कराएंगे तो पूरे डब्बे के अंदर पार्ट प्रिंट हो रहा है, कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन तो आने नहीं। जैसे मैं आपसे कहता हूं, मैं एक दिल्ली में होटल में ठहरा हुआ, रूम नंबर 20 में, होटल का नाम नहीं बताऊंगा, मुझसे मिलने आता। अरे उसका क्या फायदा हुआ भाई, क्योंकि रूम नंबर 20 होटल के अंदर का एक पार्ट है। दैट्स इट। ऐसी मैं आपसे कहता हूँ दिल्ली में मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ, मुझसे मिलने आ जा, घर का एड्रेस नहीं बताऊंगा। अरे भाई कैसे आ जाऊंगा भाई, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो समझ लो सुपर जो है ये फर्स्ट फ्लोर हो या ग्राउंड फ्लोर वाला ही काम कर रहा है बेटा। बिल्कुल इसी वजह से इसको प्रिंट नहीं कराया जाता। और ये चीज अभी मैं बड़े अच्छे से आपको साबित करके दिखाऊंगा कि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के बकायदा सेक्शन बनते हैं, एक में पेरेंट्स की चीजों को मेमोरी मिलती है और एक में चाइल्ड की चीजों को मेमोरी मिलती है। तो जैसे मैंने कहा ना, पूरा घर तो एक है, उसके सेक्शन बना दिए, एक पेरेंट का सेक्शन है, एक चाइल्ड का सेक्शन है, और पेरेंट वाले सेक्शन को सुपर कह दिया। जैसे यहां हम ग्राउंड फ्लोर बोल रहे हैं, पूरे घर का एड्रेस तो हमेशा सेम ही रहेगा, बस ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वाली कहानी है सुपर की, इसीलिए इसको प्रिंट नहीं कराया जाता है। ठीक, ऐसे काम करता है ये सुपर। अब इस चीज को हम बड़े अच्छे से और आपको एक और एग्जांपल से समझाते हैं।
कि सच में इसके सेक्शन बनते हैं। हाँ, अगर चाइल्ड ने पेरेंट के डेटा मेंबर को हाइड नहीं किया है तो आप पेरेंट के डेटा मेंबर को चाइल्ड के अंदर 3 तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। देखो जरा ध्यान से कैसे कैसे, फिर से करके दिखाता हूं। एक तो आप सुपर लगा के एक्सेस कर सकते हैं, अगर हाइड नहीं किया है तो आप दिस लगा के भी एक्सेस कर सकते हैं। जब आप दिस से एक्सेस करते हैं तो पहले वो उसे चाइल्ड के सेक्शन में देखेगा, चाइल्ड में नहीं मिलता तो पेरेंट के सेक्शन से उठा लेगा, और साथ साथ आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और जब डायरेक्ट करते हैं तो कंपाइलर इसके पीछे सुपर लगा ही देता है। तो अगर चाइल्ड ने पेरेंट के डेटा मेंबर को हाइड नहीं किया है तो आप चाइल्ड में पेरेंट के डाटा मेंबर्स को 3 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, सुपर डॉट एक्स, डायरेक्ट भी और दिस से भी। लेकिन किंतु परंतु बट अगर चाइल्ड ने उसे हाइड कर दिया है, यानी कि सेम डेटा मेंबर अपने अंदर बना दिया वापस, तो अब सिर्फ एक तरीका बचता है, सिर्फ एक, और वो है सुपर। अब सिर्फ सुपर से एक्सेस किया जा सकता है, कोई और तरीका आपके पास नहीं है। आप डायरेक्ट यूज करोगे तो ये इसके प्रायोरिटी लोकल होते हैं। ठीक, तो अब आई कहानी समझ में सुपर कैसे काम कर रहा होता है। नाउ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट था। हमने एक क्लास बनाई दादाजी, दादाजी भी कभी दुनिया में हैं, और दादाजी के पास भी एक एक्स डिफाइन कर दिया। दादाजी की उम्र है 80 साल। अब दादाजी को एक्सटेंड करा दिया बेस से, बेस ने दादाजी को एक्सटेंड कर दिया। ये ठीक है, तो अब ये एक्स ये बेस में आ गया और ये दोनों एक्स मिलके पहुंचे चाइल्ड के पास। तो अब मैं लास्ट चाइल्ड के अंदर तीनों एक्स प्रिंट कराना चाहता हूं। गॉट इट? इसका अपना भी, पापा का भी और दादे का भी। तो इस एक्स लिखोगे तो इसका अपना, ठीक है। सुपर डॉट एक्स लिखोगे तो पिताजी का, क्योंकि सुपर हमेशा इमीडिएट पेरेंट तक जाता है। तो अगर ये दादाजी वाला एक्स भी यहाँ एक्सेस कराना हो तो क्या करें? ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। और सुपर डॉट सुपर मत करना, उसका कोई फायदा नहीं। और जरूरी नहीं कि दादाजी हो, क्लास पर दादाजी भी हो सकती है, जिसे दादाजी एक्सटेंड कर लेंगे। परदादा, लकड़दादा, मकरदादा, जकड़दादा, दादाओं के दादा, मल्टी लेवल की तो कोई लिमिट ही नहीं है साहब। और मुझे सबके एक्स चाहिए लास्ट चाइल्ड के, मुझे सबके एक्स चाहिए लास्ट चाइल्ड के अंदर। ये कैसे प्रिंट कराएं? तो जैसे मैं दादाजी का एक्स प्रिंट कराऊंगा, उसका जो सिंटैक्स लिखने जा रहा हूं, वैसे ही परदादाजी का, लकड़ दादाजी का, मकर दादाजी का, सारे दादाओं के एक्स आप प्रिंट करा सकते हैं। और इसी से मैं साबित करूंगा कि सच में चाइल्ड के सेक्शन बनते हैं, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के सेक्शन क्रिएट होते हैं। देखो जरा, सो होगा क्या बेटा? ये जो तीसरा वाला एक्स है, इसे भी मेमोरी चाइल्ड के डिब्बे के अंदर ही मिलेगी। कुछ इस तरह से। तो एक दादाजी का भी सेक्शन बनाया जाएगा, दादे का भी, और ये एक्स यहां पे जाके मेमोरी ले लेता है। सारे एक्स को एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी मिलेगी। बट अब दादे के पोर्शन को एक्सेस करने के लिए उन्हें कोई सुपर 1 नहीं बनाया,
क्योंकि अगर ये सुपर 1 बना दे तो परदादा होता है, उसके लिए सुपर 2, सुपर 3, ऐसे कितने सुपर बना दे, क्योंकि कोई लिमिटेशन तो है नहीं। इसलिए उन्होंने नॉर्मल सुपर बनाया और कहा सुपर से सिर्फ हम इमीडिएट पेरेंट के डाटा मेंबर या को एक्सेस कराएंगे। उसके लिए अगर आपने उससे ऊपर जाना है तो फिर आपको एक प्रॉपर सिंटैक्स यूज करना पड़ता है, जो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं। क्या सिंटैक्स है जरा देखिएगा ध्यान से। एसओपी, नाउ CWT। आप जानते हैं मैंने सी से इसे चलाया तो पूरे डब्बे का रेफरेंस शो में किस में आ गया, दिस के अंदर। तो दिस में पूरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है और दिस के अंदर से मैं दादाजी वाले सेक्शन का रेफरेंस टाइप कास्ट करके निकाल लेता हूं। इतने हिस्से से मुझे दादे के पोर्शन का रेफरेंस मिल जाता है और फिर जब मैं डॉट एक्स लगाता हूं तो दादे वाला एक्स एक्सेस हो जाता है। अब आ गई हमारी कहानी समझ में सबको अच्छे से। और ये वाला सिंटेक्स ये बात साफ साफ साबित कर रहा है, आप देख सकते हैं क्या कि दिस के अंदर ही इसको मेमोरी मिली हुई है। तो दिस के पास पूरे डब्बे का रेफरेंस है और पूरे डब्बे के रेफरेंस से हमने किसका रेफरेंस निकाल लिया, दादाजी वाले पोर्शन का। समझ लो ये पूरा एक घर है और यहां लगा दिया हमने ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकेंड फ्लोर। एड्रेस तो सेम ही रहेगा, बिल्कुल वही चीज है। और ये सिंटेक्स साबित कर रहा है कि ये भी है किसके अंदर, चाइल्ड के डब्बे के अंदर ही है। और सेम सिंटेक्स आप यूज कर सकते हो बेस के लिए भी। दैट्स इट। और इसी वाले से इतने हिस्से से जो रेफरेंस आता है ना, एक्चुअली में उसे ही हमें सुपर में डाल के दिया गया है विद सम एक्स्ट्रा फीचर। तो ये एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स है। अगर परदादा होता यहाँ पे तो यहाँ परदादा लिख देता। मतलब सबको मेमोरी किसमें मिलती है, चाइल्ड के डिब्बे में ही मिलती है। तो इतने वाले हिस्से को हमें सुपर में डाल के दे दिया गया प्रोग्रामर की ईज के लिए, आसानी के लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इमीडिएट पेरेंट के पास ही जाता है। उसे बार बार पेरेंट के पास जाने के लिए, इमीडिएट पेरेंट के पास जाने के लिए बार बार ये लॉन्ग सिंटैक्स लिखने की जरूरत ना पड़े। उससे ऊपर जाना होगा तो फिर आपको ऐसे टाइपकास्ट करना ही होगा, ठीक। और ये रटना नहीं, हमें तो पूरे डब्बे का रेफरेंस चाहिए। जहां भी पूरे डब्बे का रेफरेंस होगा हम ये सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। जरा मेन फंक्शन में आओ। मेन के अंदर पूरे डब्बे का रेफरेंस किसमें है, सी में। तो आप ये सिंटैक्स सी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो बेटा, पूरे डब्बे का है रेफरेंस किसमें था, सी के अंदर। तो मैंने यहां सी लिख दिया, गॉट इट। तो सी से टाइपकास्ट होके डाउनकास्ट टाइपकास्ट होके किसका रेफरेंस आ गया, दादाजी वाले का। और एक्स किसका प्रिंट हो जाएगा, ऐसी बेस लिख दो, बेस का भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो पूरे डब्बे का रेफरेंस चाहिए भैया। पूरे घर का एड्रेस मिल गया तो आप फर्स्ट फ्लोर पे भी जा सकते हैं, सेकंड फ्लोर पे भी जा सकते हैं, थर्ड फ्लोर पे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे होती है कहानी। ठीक, इमीडिएट पेरेंट के पास जाने के लिए हमें सुपर दे दिया। आप चाहो तो इमीडिएट पेरेंट के पास इस स्टैंडर्ड सिंटैक्स से भी जा सकते हैं। सिंपल बेस लिख दीजिए, आपको ये वहां पर ले जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आई कुछ कहानी समझ में, डाटा मेंबर्स इन इनहेरिटेंस, स्पेशली डेटा हाइडिंग की कहानी हमने यहाँ पे आपको अच्छे से समझाई है। ठीक, चलो। तो ये कहानी थी हमारे पास डाटा मेंबर्स इन इनहेरिटेंस की कहानी। और अब हम चलेंगे मेंबर फंक्शंस की तरफ। अब हम चलते हैं मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस इन इनहेरिटेंस के बारे में बातें करेंगे। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
और ये पूरी जावा में हम यूज करने वाले हैं मेंबर फंक्शंस इन इनहेरिट। गॉट इट? तो डेटा मेंबर्स की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। सुपर कैसे काम करता है, दादाजी के पास कैसे जा सकते हैं और दादी के पास, और डेटा हाइडिंग क्या होती है, प्राइवेट की कहानी भी मैंने आपको अच्छे से समझा। अब हेडिंग डालिए मेंबर फंक्शंस इन इनहेरिटेंस। अच्छा, फिर से बनाते हैं हम बेसिक क्लास। इसमें बनाते हैं एक फंक्शन void मैसेज देते हैं SOP बेस। ये क्लास हमने बंद कर, लेट्स मेक अ चाइल्ड ऑफ इट। ठीक, बनाते हैं इसी क्लास के अंदर में like this। ठीक है साहब, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो क्या आउटपुट आएगी, लेकिन उससे पहले लिखिए ऊप्स का शानदार चौथा कॉन्सेप्ट। हमने कहा था ना टोटल हम आपको 7 पढ़ाएंगे, तो आ जाता है इसका चौथा कॉन्सेप्ट। देखो, whenever a parent class and a child class whenever a parent class and a child class both are having a whenever a parent class and a child class both are having a ditto same function whenever a parent class and a child class both are having a ditto same function
then this concept is known as function hiding. Then this concept is known as function hiding. So इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फंक्शन हाइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग। हे भगवान, हाइडिंग बोल रहा हूं मैं, ठीक करो। Whenever a parent class and a child class both are having a ditto same function, then this concept is known as function overriding. Data hiding, function overriding. तो ये आ गया हमारा चौथा कॉन्सेप्ट। पहला था डेटा शेडोइंग, दूसरा फंक्शन ओवरलोडिंग, तीसरा डेटा हाइडिंग, चौथा फंक्शन ओवरराइडिंग। जब भी पेरेंट और चाइल्ड के अंदर डिट्टो सेम फंक्शन आते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, जो कि मैंने अब कर दी है। सो फिर अब मैं चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से जब ये शो फंक्शन चलाऊंगा तो बताइए पेरेंट वाला चलना चाहिए या चाइल्ड वाला चलना चाहिए? कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? चाइल्ड वाला सर। चाइल्ड वाला। प्रायोरिटी फिर से आएगी, प्रायोरिटी ऑलवेज गोज टू अ चाइल्ड। ये एक उसका हार्ड कोड प्रिंसिपल है वैसे, कि अगर चाइल्ड ने पेरेंट के फंक्शन को ओवरराइड कर दिया, मतलब डिट्टो उसके जैसा बना दिया, तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हमेशा चाइल्ड का ही फंक्शन चलता है। फिर जावा ने कहा ठीक है, अगर चाइल्ड ने पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर दिया है और स्टिल आप उसके अंदर से चाइल्ड के पेरेंट के फंक्शन को भी एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप सुपर कीवर्ड की हेल्प से ये काम कर सकते हो। लाइक दिस, ठीक है। तो अब जैसे आप C1 डॉट शो करोगे, पहले चाइल्ड का फंक्शन चलेगा, उसके अंदर से चाइल्ड प्रिंट होगा और सुपर डॉट शो लगाते ही एक पेरेंट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बढ़िया तरीके से ये प्रोग्राम चल जाएगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि हम फंक्शन ओवरराइडिंग क्यों करते हैं? पेरेंट का एक फंक्शन हमारे पास आ रहा है, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी है, तो हम डिट्टो सेम फंक्शन क्यों बना रहे हैं? इसकी हमें क्या जरूरत है? हम शो वन नाम से बना लेते हैं, इससे पेरेंट वाला भी एक्सेस कर लेंगे और चाइल्ड वाला भी। हम ओवरराइड क्यों करते हैं? रियल टाइम एप्लीकेशन बनाते वक्त आपको कहाँ जरूरत पड़ेगी कि आप डिट्टो वैसा सेम फंक्शन चाइल्ड क्लास में बनाएं जैसा पेरेंट से आ रहा है? नीड ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग चाहिए, कर तो दी मैंने, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? सो लिखिए, ये कॉन्सेप्ट बनाया गया तो क्यों बनाया गया, लिखिए इसके बारे में। देखिए साहब, फंक्शन ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट इज मेड function overriding concept is made to achieve dynamic binding on. Function overriding concept is made to achieve dynamic binding on.
ये जो फंक्शन ओवरराइडिंग नाम का कॉन्सेप्ट आया है, इसका एकमात्र पर्पस होता है टू अचीव डायनेमिक बाइंडिंग। और आपको मैंने शुरू में बताई थी, पॉलीमॉर्फिज्म में डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के मेमोरी में आने के बाद आप ये डिसीजन लेंगे कि ये कौन कौन से फंक्शन कॉल कर सकता है और कौन कौन से फंक्शन कॉल नहीं कर सकता है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। तो फंक्शन ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट इज मेड टू अचीव ओनली अ डायनेमिक बाइंडिंग, कि हम फंक्शन को जब रन टाइम पे ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करेंगे, बस इस कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए हमें दिया गया है फंक्शन ओवरराइड। लेकिन यार हम रन टाइम पे एक ऑब्जेक्ट को फंक्शंस के साथ बाइंड क्यों करते हैं? मैं थोड़ा उससे भी पीछे चला जाता हूं। ठीक, तो मैं इसे आपको कुछ इस तरह से पढ़ाने वाला हूं कि रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाते वक्त जरूर कोई प्रॉब्लम आई होगी। ठीक, कहा अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने बनाया कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे बाइंड कर दें, ठीक, डायनामिक बाइंडिंग कर दें ऑब्जेक्ट की, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो रियल टाइम एप्लीकेशन बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन निकाला गया। डायनामिक बाइंडिंग, कि भाई ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे अगर हम बाइंड कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यार ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे बाइंड करें तो करें कैसे? इसके लिए कॉन्सेप्ट निकाला गया फिर फंक्शन ओवरराइड। फंक्शन ओवरराइड। सो अगर हम यहाँ प्रॉब्लम से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बट मैं आपको थोड़ा सा इसे रिवर्स ऑर्डर में पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको कई तरीके से फंक्शंस को ओवरराइड करना सिखाऊंगा, क्योंकि बच्चों फंक्शन को ओवरराइड करना एक अलग बात होती है और उससे डायनामिक बाइंडिंग को अचीव करना एक अलग बात होती है। फंक्शन को ओवरराइड करने के बाद, सक्सेसफुली ओवरराइड करने के बाद आपको एक कंडीशन ट्रू करनी पड़ती है और तब कहीं जाके आप फंक्शन ओवरराइडिंग से डायनामिक बाइंडिंग को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कई तरीके से फंक्शंस को ओवरराइड करना सिखाऊंगा, उसके सारे इफ एंड बट बताऊंगा। जब आपको अच्छे से फंक्शंस को ओवरराइड करना आ जाएगा, फिर मैं उस ओवरराइडिंग से आपको डायनामिक बाइंडिंग अचीव करके दिखाऊंगा। आप अपनी आंखों से देखोगे सच में एक ऑब्जेक्ट फंक्शन के साथ रन टाइम पे बाइंड होगा। और जब आपको डायनामिक बाइंडिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो फिर मैं ये प्रॉब्लम आपको बताऊंगा कि भाई किस टाइप की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया। और पूरी जावा में अब हम ये यूज करने वाले हैं फंक्शन ओवरराइडिंग की कहानी बहुत अच्छे। ठीक, तो अभी जो हम अपने पहले प्रोग्राम में यहाँ पे किया है, यहाँ सिर्फ फंक्शंस को ओवरराइड किया है, दैट्स इट। यहाँ अभी दूर दूर तक इस ओवरराइडिंग से कोई डायनामिक बाइंडिंग अचीव नहीं हुई है, दूर दूर तक कोई डायनामिक बाइंडिंग अचीव नहीं हुई है। ठीक है, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? चलो सर, तो पहले मैं आपको कई तरीके से फंक्शंस को ओवरराइड करना सिखाने जा रहा हूं, जिसमें अभी जो हमने डिस्कस किया था वो तो पहला तरीका था, दैट वाज अ फर्स्ट कंडीशन जो सक्सेसफुल हो गई। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि चेक करना कि फंक्शन सक्सेसफुली चाइल्ड में ओवरराइड हुए नहीं हुए हैं,
चाइल्ड के अंदर से सुपर लगा के पेरेंट के फंक्शन को एक्सेस करो। अगर वो हो रहा है इसका मतलब ओवरराइडिंग सक्सेसफुली हो गई। तो ये तो थी हमारी पहली कंडीशन, जहां हमने पेरेंट और चाइल्ड के अंदर डिट्टो डिट्टो सेम फंक्शन बनाए थे। ठीक, और ये सक्सेसफुल हो गई। आप सुपर लगा के पेरेंट को कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। गॉट इट? अब कंडीशन नंबर 2, पहली कंडीशन तो सक्सेसफुल हो गई। देखें मैंने क्या किया, फंक्शन को ओवरराइड करते वक्त चाइल्ड के फंक्शन का सिर्फ रिटर्न टाइप बदल दिया और इसे बना दिया मैंने इंट। ठीक है, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि फंक्शन ओवरराइडिंग में रिटर्न टाइप कोई रोल अदा करते हैं या नहीं। अगर आपको याद हो, मैंने बहुत अच्छे से आपको फंक्शन ओवरलोडिंग सिखाई थी और उसमें ये बड़े अच्छे से पढ़ाया था कि रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शंस डू नॉट प्ले एनी रोल इन केस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। बस यही चीज मैं यहां पर भी चेक करना चाहता हूं, क्या फंक्शन ओवरराइडिंग में रिटर्न टाइप कोई रोल अदा करते हैं या नहीं। इसलिए मैंने पेरेंट और चाइल्ड के दोनों फंक्शन के सिर्फ और सिर्फ रिटर्न टाइप बदल दी। तो अब जरा सोच के दिमाग लगा के मुझे बताइए कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग में कंसीडर करोगे या ये फंक्शन ओवरराइडिंग में कंसीडर करोगे, क्या करोगे? ये जो अब मेरा कॉन्सेप्ट है, ये फंक्शन ओवरलोडिंग है या ये फंक्शन ओवरराइडिंग है? सर ओवरराइडिंग ही रहेगा। ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग से ओवरराइडिंग सर। ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग होगा सर। ओवरराइडिंग। मेरे ओवरलोडिंग ही लग रहा है मुझको तो। ओवरराइडिंग या लग रहा है, ये मैंने जो किया है सर ये होगा ओवरलोडिंग होगा या ओवरराइडिंग होगा, ये मैं सर। ओवरलोडिंग होगा। सर ओवरराइडिंग होगा। ओवरराइडिंग होगा सर। सोचो, देखो, जरा हमको बताओ। अभी तक तो सर ओवरलोडिंग ही हो रही है, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो कुछ लोग कह रहे हैं ओवरलोडिंग और कुछ लोग कह रहे हैं ओवरराइडिंग, यानी कि ब्रिटानिया 50-50 हो रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ, ना तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग में कंसीडर होगा और ना ही ये फंक्शन ओवरराइडिंग। इट्स अ कंपाइलेशन है, इट्स अ कंपाइलेशन एरर। ये सिंपल कंपाइलेशन एरर है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जनाब, बिल्कुल कंपाइलेशन है, ना ये ओवरलोडिंग में कंसीडर होने वाला है कॉन्सेप्ट और ना ही ये ओवरराइडिंग में कॉन्सेप्ट कंसीडर होने वाला है। अब ये क्यों है, जरा इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाई इट इज अ कंपाइलेशन एरर। अगर मेरे बच्चों इसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग में कंसीडर करेंगे तो फंक्शन ओवरलोडिंग ये कहती है एक ही क्लास में एक ही नाम के एक से ज्यादा मेथड होने चाहिए। इसका मतलब ये पेरेंट वाला शो इसके पैरेलल में जाएगा। इसका मतलब पेरेंट वाला शो इसके पैरेलल में जाएगा। गॉट इट? बिल्कुल सही। और जब ये इसके ठीक नीचे आएगा तो आप जानते हैं एक ही क्लास में एक ही नाम के दो फंक्शन हो जाएं और उनका केवल रिटर्न टाइप चेंज हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। केवल रिटर्न टाइप चेंज से तो फंक्शन ओवरलोडिंग हो ही नहीं सकती। तो ओवरलोडिंग तो फेल हो जाएगी, क्योंकि ओवरलोडिंग तभी हो सकती है जब ये इसके पैरेलल में जाए और ये दोनों फंक्शन एक साथ चाइल्ड क्लास में रिसाइड करें, मगर ये होगा नहीं क्योंकि इनके सिर्फ रिटर्न टाइप चेंज है और केवल रिटर्न टाइप को चेंज करके आप फंक्शन ओवरलोडिंग कर ही नहीं सकते। सो इट इज अ कंपाइलेशन एरर। हो गई फंक्शन ओवरलोडिंग ने तो चाइल्ड के घर में आने से मना कर दिया, भाई मैं तो आ नहीं सकता। बात आई ओवरराइडिंग की। ओवरराइडिंग कहती है पेरेंट और चाइल्ड के अंदर डिट्टो सेम फंक्शन होने चाहिए, यानी कि एक जैसे होने चाहिए, और ये दोनों एक जैसे नहीं है, इसलिए यहाँ फंक्शन ओवरराइडिंग भी नहीं आएगी।
इसलिए यहां पर फंक्शन ओवरराइडिंग भी नहीं आई। आ गई हमारी बात समझ में। और ये आ गया कंपाइलेशन एरर। इसका मतलब रिटर्न टाइप भी अच्छा खासा रोल अदा कर रहे हैं फंक्शन ओवरराइडिंग के केस में। ठीक, कुछ भी लिखने से काम नहीं चलेगा, कुछ भी लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक साहब, तो ये पहली कंडीशन, जब ये दोनों डिक्टो डिक्टो सेम थे तो वो सक्सेसफुल हो गई, और जब हमने दोनों के केवल और केवल रिटर्न टाइप बदले तो वो कंडीशन फेल हो गई। बट जेडीके 1.5 ऑनवर्ड से हमें ये परमिशन दी गई कि आप पेरेंट और चाइल्ड के फंक्शन के केवल और केवल रिटर्न टाइप को चेंज करके फंक्शन ओवरराइडिंग कर सकते हैं। ओवरराइड लोडिंग तो कभी हो ही नहीं सकती, फंक्शन ओवरराइडिंग कर सकते हैं, बट आफ्टर सेटिस्फाइंग द 3 कंडीशन। 3 कंडीशन के सेटिस्फाई करने के बाद, आई रिपीट, जेडीके 1.5 से आप पेरेंट और चाइल्ड के फंक्शन के केवल और केवल रिटर्न टाइप में चेंज करके फंक्शंस को ओवरराइड कर सकते हैं। बट ये परमिशन दी गई जेडीके 1.5 से, बट आफ्टर सेटिस्फाइंग द 3 कंडीशन। 3 कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद। ठीक है साहब, तो यहां पर मैंने रिटर्न टाइप तो बदल दिए। अब हम तो जावा 14 में लिख रहे हैं प्रोग्राम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो 5 में ही आ गया था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन यहां हमने दोनों के रिटर्न टाइप तो चेंज कर दिए हैं, मगर बेटा अभी वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। इसलिए ये वाला जो प्रोग्राम है ये जेडीके 1.0 से लेके जेडीके 14 तक सब के अंदर कंपाइलेशन। ठीक, तो कंडीशन नंबर पहली सक्सेस हुई, दूसरी फेल हो गई। अब तीसरी में क्या करूंगा, मैं दोनों के केवल और केवल रिटर्न टाइप को चेंज करके आपको फंक्शंस को ओवरराइड करके दिखाने वाला। तो अभी मैं सिर्फ आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फंक्शंस को ओवरराइड करना सिखा रहा हूं। दूर दूर तक अभी कोई डायनेमिक बाइंडिंग अचीव नहीं हुई है। मेक इट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तीनों कंडीशन आपको लिखवा देते हैं, और फिर हम केवल और केवल रिटर्न टाइप को चेंज करके फंक्शंस को ओवरराइड करके दिखाते हैं। तो लिखो कंडीशन नंबर 1 क्या है। कंडीशन नंबर 1 में लिखो पेरेंट क्लास फंक्शन and a child class function. Parent class function and a child class function both must be having a return type. Both must be having a return type as a referenced. I repeat, parent class function and a child class function both must be having a return type as a reference. That means both functions must be returning. That means both functions must be returning
the object of some classes. That means both functions must be returning the object of some classes. तो ये है कंडीशन नंबर 1 जो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ी. ठीक, अब क्या है ये कंडीशन नंबर 1 और इसे हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. चलो फिलहाल ये कहानी, फिर मैं आपको भी लंबी कहानी है तो 2 मिनट में नहीं हो पाएगी, तो कल फिर मैं आपको यहाँ से कहानी शुरू करता हूँ. आगे नेक्स्ट स्टार्ट. कल की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो डू नॉट मिस इट, अदरवाइज फिर कुछ आगे समझ में आने वाला नहीं. चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे. थैंक यू सर.